हे एवरीवन, आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग मेनिया, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मूड डिसऑर्डर होता क्या है। मूड डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ मूड आइदर बाय एक्सट्रीमली एलिवेटेड मूड और डिप्रेसिव एपिसोड्स। मतलब क्या है कि जो हमारा मूड है वो या तो एक्सट्रीमली एलिवेटेड होगा, मतलब या तो पर्सन बहुत हाइपर एक्टिव खुश होगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा, या फिर वो एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा, एकदम उदास हो जाएगा, जिसके पीछे कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल रीजंस नहीं होते हैं। तो इसको किसके अंदर कंसीडर किया जाता है? मूड डिसऑर्डर के अंदर। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ICD-10, ICD-10 क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। इसके अकॉर्डिंग सेम टाइप के डिसीजेस को ना एक कैटेगरी में रखा गया है। तो मूड डिसऑर्डर किसके अंदर आते हैं? F30 से लेके F39, जिसमें F30 में मेनिक एपिसोड है, F31 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, 32 में डिप्रेसिव एपिसोड, 33 में रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, 34 में परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, 38 में अदर मूड डिसऑर्डर और 39 में अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर। तो इस वीडियो में हम लोग मेनिया के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर डिप्रेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेनिया होता क्या है। The term mania and manic episode describe a state of mind characterized by high energy, excitement, euphoria, racing thoughts, overactivity over a sustained period of time. मेनिया वाले पेशेंट्स पे क्या क्या देखा जाता है उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उन लोग ओवर एक्साइटेड रहते हैं। उनको कोई भी आप काम करने के लिए देंगे ना तो उन लोग बहुत एक्साइटेड रहेंगे उस चीज़ को लेके। यूफोरिया का मतलब क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है किसी भी चीज़ को लेके। रेसिंग थॉट मतलब उनके दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज ऐसे आते रहते हैं, बहुत उन लोग एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये क्या है? मेनिया के पेशेंट के सिम्टम्स हैं। अब हम लोग देखते हैं मेनिया का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो F30 में हम लोग देखे थे कि मेनिया है, तो उसके सब डिविजन सब हैं। तो 30.0 में क्या है? हाइपोमेनिया। 30.1 में क्या है? मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम, मतलब कोई भी साइकोटिक सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेनिया विथ साइकोटिक सिम्टम्स मतलब मेंटल इलनेस के सिम्टम्स भी दिखाई देंगे। 30.8 में क्या है? अदर मैनिक एपिसोड। और 30.9 में क्या है? मेनिया एपिसोड्स अनस्पेसिफाइड। तो ये इसके क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इटियोलॉजी, मतलब क्या क्या कॉजेस हैं इसके। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बस एक सजेस्टेड थ्योरी है, इसका एग्जैक्ट प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो इसमें क्या बोलता है कि मेनिया में भी रिलेटेड टू एक्सेसिव लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। हमें सबको पता है कि डोपामिन जो है वो हम लोग को खुश रखने में हेल्प करता है। जो हार्मोन डोपामिन है उससे अच्छा फील होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन सेक्रीट हो रहे हैं तो फिर पर्सन मेनिक हो सकता है। या फिर डेफिशिएंसी इन सीरोटोनिन का अमाउंट अगर कम होगा तो भी क्या हो सकता है? मेनिया हो सकता है। नेक्स्ट है इम्बैलेंस बिटवीन कॉलिनर्जिक एंड नॉन एड्रिनर्जिक सिस्टम। हमारे बॉडी में जो कॉलिनर्जिक सिस्टम होता है, जो हमारे डाइजेशन को, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, और जो हमारा नॉन एड्रिनर्जिक सिस्टम है, अगर इसके बीच में कोई भी इम्बैलेंस हो गया तो भी क्या हो सकता है? मेनिया हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेनेटिक कंसिडरेशन। तो जेनेटिक में क्या है? अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे, मतलब जो एक ही ओवम से डिवाइड होके बने होते हैं, जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। तो अगर आइडेंटिकल ट्विंस जो एक जैसे दिखते हैं तो उनमें क्या होगा? ज़्यादा रेट होगा। अगर एक ट्विन को मेनिया है तो दूसरे को भी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सिबलिंग। और जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, मतलब कि मम्मी पापा और उनके बच्चे, उनमें कितना परसेंट चांस होता है? 5 to 10% चांस। जबकि वही जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें कितना हो जाता है? 40 to 70% चांस। अगर एक को बाइपोलर डिसऑर्डर है या मेनिया है तो दूसरे को भी होने का कितना परसेंट चांस हो जाएगा? 40 से 70%। अगला हम लोग देखते हैं साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी क्या बोलती है? क्वांटिटी फैमिली डायनामिक्स। अगर मतलब परिवार में बहुत ज़्यादा माता पिता लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बच्चा वो चीज़ देख देख के बड़ा हुए रहेगा, तो उसके ना बैक ऑफ द माइंड वो रिप्रेस होके रह जाएगा वो चीज़, जो कि आगे जाके उसके मैनिक बिहेवियर को लीड करता है। एक और हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो मैनिक एपिसोड है वो क्या है? डिफेंस अगेंस्ट डिप्रेशन।
मतलब पर्सन ना ऐसा जताना नहीं चाहता है कि मेरे को डिप्रेशन है, मैं बहुत दुखी हूँ। वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, एकदम हाइपर एक्टिव हो जाता है। हम खुद भी कई बार ऐसा करते हैं ना कि अगर हमको किसी चीज़ का टेंशन है तो हम उस थॉट को अवॉइड करने के लिए किसी और चीज़ में अपना ध्यान लगाते हैं, एकदम जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। तो वही चीज़ मेनिया के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत टाइम से करते हैं, तो उनमें मेनिया हो जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम क्या है, एलिवेटेड या फिर इरिटेबल मूड। तो एलिवेटेड मूड के 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 जिसको कि यूफोरिया बोलते हैं। यूफोरिया का मतलब क्या है, बहुत ऐसे खुशी महसूस करना, उसको बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको स्टेज 1 में ऐसा फील होगा। स्टेज 2 जो है वो मॉडरेट स्टेज है जिसको कि इलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, बहुत जल्दी जल्दी वो काम भी करने लगेगा, ये भी मैं कर लूँ वो भी मैं कर लूँ, ऐसे सोचेगा। स्टेज 3 जो है जिसको कि एक्सेल्टेशन बोलते हैं, ये थोड़ा इंटेंस हो जाता है। इसमें ना उसको डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर होने लगता है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर का मतलब क्या है कि मैं ही महान हूँ, मुझसे अच्छा तो इस काम को कोई कर ही नहीं सकता, उसको ऐसा फील होने लगता है। फिर स्टेज 4 क्या है, एक्सटेसी। इसमें क्या होता है, ये सीवियर एलिवेशन है। इसमें उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे खुशी महसूस होता है, एकदम ना फैंटेसी वाले वर्ल्ड में चला जाता है। उसको ऐसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहता, वो अपनी दुनिया में जीता रहता है। तो ये सारे तो एलिवेटेड मूड के सिम्टम हो गए। फिर नेक्स्ट क्या, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, मतलब जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी सब काम करने लगेगा, आराम नहीं करेगा, ये सिम्टम दिखाई देगा। इम्पल्सिव बिहेवियर, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। पुअर जजमेंट, वो सही गलत का फैसला उन लोग नहीं कर पाते हैं। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडवर, अभी हम लोग पढ़े थे ना स्टेज 3 एक्सल्टेशन में कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडवर हो रहा है, मतलब वो अपने आप को क्या समझ रहा है, महान समझ रहा है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि उन लोग मेरे बारे में ही चुगली कर रहे हैं, मेरे से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, उन लोग प्लानिंग कर रहे हैं मेरे को मार देने का, ऐसा सब उसके मन में थॉट्स आते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। अब उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं कि वो सो ही नहीं पाता है ढंग से, 2-3 घंटे में उठ जाते हैं। हाई रिस्क एक्टिविटीज़, उन लोग बहुत हाई रिस्क एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि जुए में पैसे लगा देना, स्काई डाइविंग पे चले जाना, ऐसी एक्टिविटीज़ में उन लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। रेसिंग थॉट्स, मतलब ना उनके दिमाग में थॉट्स तो बहुत सारे आएंगे पर जल्दी जल्दी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं चले जा रहे हैं, वैसा लगेगा। नेक्स्ट क्या है, क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन का मतलब होता है कि राइमिंग वर्ड्स को ना यूज़ करना, जैसे कि जल, कल, इस टाइप का, मतलब जिसका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, बस वो राइमिंग है इसलिए यूज़ कर रहे हैं। डिक्रीज अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, उन लोग बहुत ओवर एक्टिव है, उनका मन एक जगह पे लग ही नहीं रहा है, तो अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन होगा ही नहीं। डिक्रीज फूड इनटेक, उन लोग खाना भी ढंग से नहीं खाते हैं क्योंकि वो ओवर एक्टिव रहते हैं, वो एक जगह शांति से बैठ ही नहीं सकते हैं। डिमिनिस्ड इंसाइट, मतलब हम लोग सही गलत किसी भी चीज़ के बारे में डीप थिंकिंग नहीं कर सकते हैं। ये सारे तो साइन एंड सिम्टम हो गए। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं कि डायग्नोस कैसे करेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि यंग मेनिया रेटिंग स्केल, ये एक ना क्वेश्चनर टाइप का रहता है, उसमें हम लोग रेटिंग देते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को देख के। आईसीटी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो हम लोग देखे आईसीटी 10 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इसको डायग्नोस किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम, जितना भी हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखे, अगर वो किसी पेशेंट में मौजूद है तो हम लोग क्या मतलब कह सकते हैं कि उसको मेनिया है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़। तो क्या क्या ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है। सबसे पहले फार्माकोथेरेपी, मतलब क्या क्या मेडिसिन देंगे पेशेंट को। तो लिथियम, कार्बामेज़ापिन और सोडियम वॉल्पेरेट, ये क्या है, ये मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग है। ये जो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए ना, डोपामिन, सेरोटोनिन, इनको बैलेंस में लाते हैं। इनका डोज यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ये फार्माकोथेरेपी है, मतलब मेडिसिनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, साइको सोशल ट्रीटमेंट। हम लोग कॉजेज में देखे थे ना साइकोडायनेमिक थ्योरी में कि अगर फॉल्टी उसका फैमिली रिलेशनशिप रहा है पास्ट में तो वो आगे जाके उसको अफेक्ट करेगा, इसलिए क्या देते हैं इसमें, फैमिली थेरेपी देते हैं, मैरिटल थेरेपी देते हैं, ताकि जो है फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या उसकी वजह से मेनिया हो रहा है तो वो सॉल्व हो सके और पेशेंट का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सके। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में क्या होता है, पेशेंट को इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड यूनिलेटरल मतलब एक तरफ भी हो सकते हैं या बाइलेटरल,
सिर के दोनों तरफ भी लगाए जा सकते हैं। फिर उसको क्या दिया जाता है, शॉक ट्रीटमेंट। बोलते हैं ना बिजली का झटका देते हैं, ये वही है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इसको हम लोग इसलिए देते हैं ताकि जो मूड है वो स्टेबलाइज हो सके, जो दिमाग का एक्टिविटी रुक गया है वो स्टिमुलेट हो जाए, मतलब अपना काम सही से ब्रेन करने लगे। और ये कब दिया जाता है, मेनिया में मेनली इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज़ नहीं होता है। पर अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मेडिसिन से, उसका कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है, तब जाके हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये सारे तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हो गए। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनेगा, हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। तो उसको इंजरी होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि वो ओवर एक्टिव दुनिया भर के रिस्क वाले काम कर रहा है। फिर क्या, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब वो अच्छे से खाना वाना नहीं खाएगा तो उसका क्या होगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि वो खाने के लिए ज़्यादा देर तक बैठ ही नहीं पाता है। तो ये तो नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने बना दिए हैं, इसके आप लोग प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन खुद से लिख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग मेनिया के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, डिप्रेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।